अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपके मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ आगाज़ हो चुका है। फ़नकारों से सजी ये तकरीब पहली बार मुनक़िद की गई मुल्तान में, जहाँ इवेंट में 6 टीमें एक ट्रॉफ़ी के हुसूल के लिए 34 मैचेस में मुकाबला करेंगी। इस चीज़ का बाकायदा आज ऐलान भी किया गया है और इसका आगाज़ भी किया गया है रंगारंग तकरीब के साथ। ये मनाजिर कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। रवां साल का नाज़रीन जो PSL है उसका आगाज़ ऐसी दो टीमों के दरमियान मैच से हो रहा है जिन्होंने 2022 के PSL का इख्तिताम किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुज़िश्ता साल की चैम्पियन लाहौर कलंदर्स और रनर अप मुल्तान सुल्तान्स की टीम्स की जो मुद्दे मुकाबिल हैं। मुल्तान सुल्तान्स की टीम लाहौर कलंदर्स की जानिब से दिए गए 176 रन के हदफ का ताक़ुब कर रही है। ये मैच अभी भी जारी है। अगर ये ख़त्म हो जाता है दौरान प्रोग्राम तो हम आपको यकीनन अपडेट करते रहेंगे कि क्या हो रहा है। नाज़रीन, माजी के इवेंट्स पर अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अब तक सबसे ज़्यादा कामयाब टीम रही है, जिसने 2 मरतबा यानी 2016 में और फिर 2018 में PSL का टाइटल जीता था। पेशावर ज़ल्मी की टीम 2017 में PSL की चैम्पियन रह चुकी है, जबकि 3 मरतबा रनर अप रही है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम 2019 में PSL की फातेह बनी, जबकि 2 मरतबा रनर अप रह चुकी है। कराची किंग्स ने 2020 में PSL का ताज अपने सर पर सजाया था। मुल्तान सुल्तान्स ने 2021 में PSL का टाइटल जीता, जबकि गुज़िश्ता साल रनर अप रही। नाज़रीन, लाहौर कलंदर्स मजबूत टीम होने के बावजूद इस इवेंट की कई एडिशंस में सबसे पहले बाहर होती रही, लेकिन गुज़िश्ता साल मुल्तान सुल्तान्स को हराकर PSL चैम्पियन होने का एजाज़ पहली बार अपने नाम किया। अच्छा, मुल्तान स्टेडियम में ये जो इफ्तिताही तकरीब हुई है जिसके मनाजिर आप देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तान के जो नामवर फ़नकार हैं वो भी मौजूद थे। किस किस ने परफॉर्म किया, कैसी परफॉर्मेंस रही, हाज़रीन जो थे वो किस तरह से महसूस हुए, और चूँकि ये PTV स्पोर्ट्स पर लाइव दिखाई गई पूरी तकरीब, तो जो नाज़रीन थे उन्होंने क्या क्या लम्हात जो हैं वो इन्जॉय किए, ये सारी चीज़ें पहले आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। फिर मेरे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद होंगे, उनसे कुछ मज़ीद जानेंगे। अरसलान शिराजी मौजूद हैं जी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, PTV न्यूज़ ही का हिस्सा हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम अस्सलाम आसमा। अरसलान, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा अरसलान, जिस तरह की ये तकरीब आज हमने देखी है मुल्तान शहर के अंदर, इस तरह के इवेंट्स, इतनी बड़ी तकरीबात मुल्तान में बहुत ही शाज़ व नादिर हुआ करती हैं। आज कैसा जोशो खरोश था ख़ास तौर पर मुल्तान के लोगों का जब इतने बड़े इवेंट का आगाज़ और इतनी शानदार तकरीब उनके अपने शहर में हो रही थी? देखिए आसमा, इसमें मैं एक चीज़ अपने व्यूवर को बताता चलूँ कि ये जो गेट्स खुलने थे ये 1:30 बजे दिन को खुलने थे, और आपने देखा कि शाम 6 बजे सेरेमनी स्टार्ट हुई, लेकिन अगर आप देखें सुबह 7 बजे लोग वहां पे पहुंचना शुरू हो गए थे आउटसाइड स्टेडियम। वो इतने जोशो खरोश उनमें पाया जा रहा था। जहां तक आज की तकरीब की बात की जाए तो बहुत ही आला तकरीब थी। PCB ने बड़ा अच्छा काम किया था, और जितने भी शायकीन है, अगर सोशल मीडिया की बात की जाए या वैसे की जाए तो सारे उसकी तारीफ कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ मैच के हवाले से भी बात कर लेते हैं। आज़ाद दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स ही के दरमियान ये खेला जा रहा है। लाहौर ये टारगेट दिया गया है इस मैच के लिए, आपको लगता है कि ये अचीव करना आसान रहेगा इस टीम के लिए? क्या नतीजा निकलता देख रहे हैं आप अभी तक जो खेल हो पाया? देखिए आसमा, इसमें मैं अगर ये कहूँ कि जहाँ पे PSL 7 हमने एंड की थी, हमने PSL 8 का आगाज वहीं से किया है, क्योंकि आखिरी जो फाइनल मैच था इन्हीं दो टीमों के दरमियान था, एक रनर अप थी और एक विनर थी, और आज हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। सिर्फ वेन्यू चेंज है, वेन्यू वो कजाफी स्टेडियम था और ये मुल्तान स्टेडियम है। जहां तक आज के मैच की पहली इनिंग की बात करें तो 175 स्कोर किए थे, 175 लाहौर कलंदर ने,
टॉस जीता था मुल्तान सुल्तान ने और उन्होंने बैटिंग की दावत दी थी लाहौर कलंदर्स को। लाहौर कलंदर ने बड़ा अच्छा, अगर ओपनिंग में देखा जाए तो पीडीपी प्रोग्राम के मिर्जा लड़का था, उसे उन्होंने ओपन करवाया। लाहौर कलंदर की सबसे बड़ी बात यही है कि वो हमारे यंगस्टर्स को मौका देता है। आप देख लें कि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो हमें लाहौर कलंदर से ही मिलते हैं और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इनिंग को बिल्ड किया। और अगर फखर जमान की बात करें, 5 छक्के लगाए इस पिच पे। और जब पिच का पहले मुआयना किया जा रहा था तो ये लग रहा था कि ये बैटिंग पिच होगी, लेकिन बाद में पता चला कि ये पिच थोड़ी स्लो थी, लेकिन एक अच्छा टारगेट देने में कामयाब रही लाहौर कलंदर। और अभी तक की अगर बात करें, मुल्तान सुल्तान ने बड़ा अच्छा आगाज किया और थोड़ी देर पहले तक 4 ओवर में 32 स्कोर थे। शान मसूद एक बहुत अच्छा नाम है अगर T20 की बात की जाए। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तानी विकेट कीपर बैट्समैन है, तो मेरे ख्याल में दोनों की जोड़ी ने पिछले PSL 7 में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और अभी भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ टीम्स में तब्दीलियां भी की गई हैं, कुछ चेंजेस भी हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे बाबर आजम जो हैं कराची किंग्स की बजाय अब की दफ़ा पेशावर कलंदर्स की जानिब से खेल रहे होंगे। दीगर खिलाड़ी भी अपनी टीम्स जो हैं मुख्तलिफ वो तब्दील कर चुके हैं। तो इन तब्दीलियों से क्या फ़र्क पड़ने वाला है परफॉर्मेंस पर? आपको लगता है कि कुछ ऐसी टीमें बहुत आगे आ सकती हैं जिनके बारे में जो इससे पहले PSL हो चुके हैं उनमें सोचा नहीं गया था? देखिए आसमा, इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं, ये आज की डेवलपमेंट है कि जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स है उसने पिक किया है मोहम्मद हफीज को। मोहम्मद हफीज इससे पहले किसी भी टीम का हिस्सा नहीं थे। इस PSL 8 की बात करूं, 7 में वो लाहौर कलंदर के साथ थे। जहां तक आपने ये बात किया तो ये एक ट्रांसफर हुई थी कराची किंग से बाबर आजम की लाहौर पेशावर जलमी में। और पेशावर जलमी ने 2 अपने प्लेयर्स उनको दिए थे, जिनमें शोएब मलिक और एक और प्लेयर थे, उन्हें वहां पे दिया गया था। तो ये बड़े मजे की बात है। आज भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप देखें, वो बेशक बाबर आजम की हो या दूसरी साइड पे इमाद वसीम की हो, तो यही बात चल रही थी कि इमाद वसीम कह रहे थे कि उनकी हमारे लिए बड़ी कुर्बानियां हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया कराची किंग्स के लिए पहले सीजन में। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो एक प्लेयर से कोई मसला नहीं पड़ेगा और हम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। जबकि दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो एक रिवाइवरी बन रही है कराची किंग्स और पेशावर जलमी की। और कल ये मैच 7:30 बजे PTV स्पोर्ट्स पे बराह रास्त भी दिखाया जाएगा, तो बड़े मजे की बात है। और अभी एक डेवलपमेंट आई है कि जो बांग्लादेश के शकीबुल हसन है वो कल अवेलेबल होंगे पेशावर जलमी के लिए। अच्छा, और जबरदस्त। 26 इस महीने की 26 तारीख के लिए तक वो अवेलेबल होंगे पेशावर जलमी के लिए और मैचेस वो खेलेंगे। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी खबर आप शेयर कर रहे हैं। अच्छा अरसलान, मुझे पता है कि अभी तो ये बहुत अर्ली होगा कहना और मुश्किल भी होगा कि कौन सी टीम जो है वो विन करने जा रही है इस साल जो टाइटल है। लेकिन अभी जो टीम्स कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं, मुख्तलिफ प्लेयर्स जो शामिल किए गए हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम फेवरेट है ये टाइटल विन करने के लिए? कौन सी टीम आपको लगता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके पास बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों अच्छे हों इस वक्त? देखें, ऑन पेपर तो अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर और कराची किंग्स इस वक्त फेवरेट है। हाँ। लेकिन ऑन ग्राउंड उस वक्त पता चलता है जब आप परफॉर्म करते हैं और बिल्कुल, कैसा परफॉर्म बिल्कुल, करते हैं। ट्रू। लाहौर कलंदर पे डिफेंडिंग चैंपियन होने का भी एक प्रेशर जरूर मौजूद होगा। जबकि कराची किंग्स के जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, बाबर आजम छोड़ के पेशावर जलमी आ चुके हैं, लेकिन वहां पे शोएब मलिक जैसा एक्सपीरियंस बंदा मौजूद है और ठीक। वसीम अकरम उनके मेंटोर है। तो मेरे ख्याल में इस बार कराची और लाहौर ही मुझे फेवरेट लगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरसलान, आप आगाह कर रहे थे, बता रहे थे जी कि ज़ाहिर है अभी कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फेवरेट टीम्स कौन सी हैं ये अभी से कुछ ना कुछ तो गेस किया जा ही सकता है, ख़ास तौर पर जो प्लेयर्स इनके अंदर शामिल किए गए हैं उनकी इससे पहले जो परफॉर्मेंस रही है मुख्तलिफ मैचेस के अंदर उनको देखते हुए। शकीबुल हसन के हवाले से बता रहे थे बांग्लादेश से जो प्लेयर हैं वहाँ के वो अवेलेबल होंगे कल से ऑनवर्ड। अभी उन्होंने कुछ डेट्स बताई हैं, लेट्स सी कि वो कब तक पाकिस्तान के अंदर खेल सकते हैं, मौजूद रहते हैं। ये मैच तो जारी है, इस मैच की जो भी अपडेट्स आती रहेंगी उससे भी हम आपको आगाह रखेंगे। अभी प्रोग्राम में हमें आगे बढ़ना है, कुछ मज़ीद चीज़ें जो हैं वो हमें शामिल करनी है। अभी क्या बात करने जा रहे हैं, प्रोड्यूसर साहब से थोड़ा सा हम कंफर्म कर लेते हैं। बिल्कुल जी, कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के हवाले से हमें बात करनी है और अमेरिका आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। वैसे तो कब नहीं होता है, लेकिन आजकल ज़्यादा खबरें इसलिए आ रही हैं कि ये अमेरिका की जानिब से उड़ने वाले मशकूक ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको मार गिराने का एक नया सिलसिला जो है वो नाज़रीन शुरू हो चुका है। ताज़ा तरीन वाक़या जो है वो अमेरिकी रियासत मिशिगन की फ़ज़ाओं में एक मशकूक चीज़ देखे जाने के बाद शुरू हुआ। कोई उसे एक और जासूसी गुब्बारा कह रहा था, तो कुछ लोग यहाँ ये भी हमें कहते हुए दिखाई दिए कि जी जो मुख्तलिफ साइंस फिक्शन फिल्म हैं उनके
حوالے سے کوئی نہ کوئی یہ جو چیز ہے اس کا تعلق کسی نہ کسی ایسی چیز سے ہے. آپ کو بتائیں کہ بہت ساری افواہوں کے بعد، بہت سارے ویٹ کرنے کے بعد امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس نے اس کو مار گرایا ہے. یہ جو بھی آبجیکٹ تھا اس بارے میں ڈیٹیلز تو ابھی سامنے نہیں آ سکی ہیں کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن البتہ اس کو اب مار گرایا گیا ہے. یہ وہ گفتگو ہے جو بائیڈن نے کی ہے. اس کو مار گرانے کے بعد یہ وہ پریس کانفرنس کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو حکام کی جانب سے کی گئی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو مشکوک آبجیکٹ تھا اس کی کچھ باقیات جو ہیں وہ موجود ہیں. ناظرین، کینیڈا کے حدود میں بھی اسی قسم کی یہ چیز جو ہے یہ دیکھی گئی تھی، جس قسم کی ایک چائنا سے کہا گیا تھا کہ امریکہ کے حدود کے اندر داخل کی گئی اور اس کو مار گرایا گیا تھا. اس بارے میں میرے پاس ایک ڈیٹیل پیکیج ہے، وہ پیکیج آپ کو دکھا رہے ہیں. امریکہ کے جنگی جہازوں نے ملکی حدود میں ایک اور اڑنے والی ناقابل شناخت چیز مار گرائی ہے. تازہ ترین کارروائی میں مشیگن میں جھیل ہورون کے اوپر نامعلوم اڑتی چیز کو نشانہ بنایا گیا. حکام نے بتایا کہ 20,000 فٹ اونچائی پر موجود پرسرار آبجیکٹ کو نشانہ بنایا. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ بظاہر یہ چیز ملٹری کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھی، لیکن سول ایوی ایشن کے لیے خطرہ بن سکتی تھی. خبر ایجنسی کے مطابق ہورون جھیل کے اوپر اڑنے والی چیز کو نشانہ بنانے کے احکامات صدر جو بائیڈن نے جاری کیے تھے. گزشتہ 8 روز کے دوران امریکہ کی جانب سے یہ چوتھی کارروائی تھی جس میں ایسے ہی آبجیکٹس کو گرایا گیا. امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ مشکوک اڑنے والی اشیاء کے سامنے آنے کا اتنا تسلسل ماضی میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملا. اس سے ایک روز قبل امریکی طیارے نے کینیڈا کی فضائی حدود میں بھی ایک نامعلوم چیز کو مار گرایا تھا، جس پر کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ٹویٹر پیغام میں کہا تھا کہ امریکی اور کینیڈین طیاروں نے مشترکہ طور پر آپریشن میں حصہ لیا. انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ کینیڈین فورسز نامعلوم چیز کی باقیات کو تلاش کر کے اس کا جائزہ لے گی. کینیڈا کی وزیر دفاع انیتا آنند کے مطابق یہ پہلا موقع ہے کہ کینیڈا کی فضائی حدود میں ایسی چیز کو مار گرایا گیا ہے. انہوں نے اس پر قیاس آرائی کرنے سے انکار کیا کہ مار گرائے جانے والی مشکوک چیز چین سے آئی تھی. 3 دن قبل بھی امریکی فضائیہ نے ریاست الاسکا میں ایک ایسا ہی آبجیکٹ تباہ کیا تھا. حکام کا کہنا ہے کہ آرکٹک میں خراب موسمی صورتحال کے باعث باقیات اکٹھی کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس ماہ کے آغاز میں سب سے پہلے چینی غبارے پر جاسوسی کے الزامات لگا کر تباہ کیا گیا تھا، جس کے بعد شمالی امریکہ میں ایسی مشکوک چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی کسی پر بھی الزامات لگانے سے گریز کیا جائے گا. دوسری طرف امریکہ میں چینی غبارے کو مار گرانے پر چین نے موقف دیا تھا کہ یہ ایک نجی کمپنی کی ملکیت تھا جو موسمیاتی تبدیلیوں پر تحقیق کے لیے پرواز کر رہا تھا. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وینبن نے امریکہ پر یہ نیا الزام بھی عائد کیا ہے کہ امریکہ نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزشتہ 1 برس کے دوران 10 سے زائد غبارے بھیج کر ان کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا. ابھی تک امریکہ کا اس الزام پر رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن دونوں ممالک کے ایک دوسرے پر الزامات سے چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی بہتری پر ایک بار سوالات اٹھ گئے ہیں. بالکل کہ جب لگتا ہے کہ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپس میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کو ہوا دیتی دکھائی دیتی ہیں. انہیں شکوک و شبہات پر اس سارے معاملے پر بات کریں گے فیض الرحمان صاحب سے، سینئر صحافی ہیں، واشنگٹن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم فیض صاحب. وعلیکم السلام اسما، بہت بہت شکریہ. فیض صاحب آپ کا شکریہ، آپ میرے شو کے لیے وقت نکال رہے ہیں. اچھا فیض صاحب، یہ کوئی پچھلے 10 دن سے اگر ہم بات کریں، 5 فروری سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اب تصحیح کیجیے گا اگر میں غلط ہوں تو، پچھلے 10 دن کے اندر تقریباً 1 غبارے اور 3 دیگر مشکوک چیزوں کو دیکھا جائے تو امریکہ کی جانب سے فضا میں تباہ کیا گیا ہے. کینیڈا اور امریکہ حال ہی میں تباہ کیے جانے والی یہ جو مشکوک آبجیکٹ ہیں اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے ملبے سے جو چیزیں ملی ہیں، جو باقیات ملی ہیں، ان کی نوعیت کا جائزہ لیا جا رہا ہے. کتنا وقت لگ سکتا ہے سر اس سارے معاملے کی تفصیلات سامنے آنے میں کہ اصل میں یہ آبجیکٹس تھے کیا؟ جی اسما، اگین تھینک یو ویری مچ. اچھا دیکھیے، یہ 4 فروری سے شروع ہوا سلسلہ جب وہ
غبارہ باقاعدہ گرایا گیا اور جس کی شناخت بالکل واضح تھی. چین نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ یہ ان کا غبارہ تھا. اس کی نوعیت پر اختلافات ہیں. امریکنز کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک جاسوسی غبارہ جی تھا، جی جبکہ چائنیز کا یہ خیال ہے اور یہ کہنا ہے کہ وہ ایک موسمیاتی ایک جائزے کے لیے ایک غبارہ بھیجا گیا تھا جو کہ غلطی سے امریکہ کی ایئر اسپیس میں چلا گیا. ایک عجیب و غریب بات یہ ہے، دیکھیے آپ کی پہلی بات تو یہ کہ جو رپورٹ ابھی آپ نے پیش کی میری اس بات سے پہلے، وہ بہت ہی جامع، بڑی کمپریہنسو رپورٹ تھی اور مجھے مطلب اس کی تعریف کرنا چاہیے کھل کے. تمام فیکٹس کو انہوں نے اس میں، آپ نے غور کیا ہوگا، ہمارے ناظرین نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ہمیشہ انہوں نے کہا اڑنے والی چیز، یعنی کوئی آبجیکٹ، یعنی کوئی شے. یعنی اب تک یہ نہیں طے پایا ہے، خود امریکہ جیسے سپر پاور نے اب تک کینیڈا سے اور ایون اپنے ویسٹرن الائنس سے مل کر یہ طے نہیں کیا کہ وہ اس چیز کو کیا کہیں. کیا نام دیں غبارہ اس کو. یا کچھ ایون یو ایف او جسے کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ ایک انآئیڈینٹیفائڈ تو وہ اب تک وہ کوئی بات طے نہیں پائی ہے. لیکن ابھی جو پریس کانفرنس کل پینٹاگون میں ہوئی تھی سنڈے کو، یعنی تو اس کے جو اس پوری جو ایئر اسپیس ڈیفنس کے جو انچارج ہیں جنرل صاحب، جنرل وین ہرک، انہوں نے ابھی تک یہ کہا کہ جی اس میں ابھی ہمیں کوئی بھی حتمی طور پر بات سامنے نہیں آئی، اس میں کچھ وقت لگے گا. اور جہاں تک یہ کہ ان کی ایکچوئل نوعیت کیا ہے، وہ کہاں سے آئے، کدھر سے آئے ہیں، تو وہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اس بارے میں زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں. بلکہ انہوں نے یہ تک کہا کہ کیا یہ کوئی ایلینز ہو سکتے ہیں، یعنی کہیں اور کسی دوسرے سیارے سے یہ لوگ وہاں بھیجے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتا. یعنی انہوں نے یہ اس کی تردید کی، نہ تصدیق کی. تو یہ ایک اور بات جو انہوں نے اہم بات کی، ایک بات جو طے ہے اس میں، کہ یہ وہ جو چیزیں جو گرائی گئی ہیں ان کے بارے میں خود ابھی یو ایس نے یہ طے نہیں کیا کہ وہ چیزیں اڑ کیسی رہی تھی، کس میکینزم کے تحت وہ ایک فضا میں برقرار رکھی ہوئی تھی اپنا وجود. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے انجن چاہیے، اس کے لیے ایک پراپر ایک پورا اپیریٹس ہوتا ہے جو کہ ان چیزوں کو اہم رکھتا ہے. تو ایون ابھی تک امریکنز یہ بھی معلوم نہیں کر سکے ہیں کہ وہ کیا میکینزم تھا جس کے تحت یہ تین چیزیں الاسکا میں اور کینیڈا میں اور خود امریکہ میں، امریکہ اور کینیڈا کے بارڈر پہ جو تین چیزیں گرائی گئی ہیں، یہ ان کا میکینزم کیا تھا. تو ابھی اس میں وقت لگے گا، لیکن بہرحال یہ ایک تشویش کی بات ہے، پوری میرے خیال عالم انسانی کے لیے ایک تشویش کی بات ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بالکل جی، کیا ہو رہا ہے، تشویش کی بات تو ہے، لیکن اس تشویش کا اظہار تھوڑا سا مختلف طریقے سے کیا جا رہا ہے کینیڈا کی جانب سے. ہم نے دیکھا کہ کینیڈا نے جب امریکہ کی مدد سے فضا میں گھومنے والے اس آبجیکٹ کو تباہ کیا، تو سر دیکھا گیا کہ اس معاملے میں جانچ پڑتال ہو رہی ہے، ظاہر ہے، لیکن جس طرح سے امریکہ نے اس کے اندر براہ راست چین کو ملوث کر دیا، الزام دھر دیا، کینیڈا نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی ہے، اس طرح کا الزام لگانے سے فی الحال گریز کیا ہے. لیکن کیا لگتا ہے، کیا تجزیہ کار فرما رہے ہیں، آپ کا اپنا تجزیہ کیا ہے، کیا اتنا دباؤ ڈالا جا سکتا ہے امریکہ کی جانب سے کینیڈا پر کہ وہ بھی یک زبان ہوتا دکھائی دے ہمیں؟ اور اگر وہ یک زبان ہوتا ہے تو سر اس سے چائنا پر کتنا پریشر جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک جو 4 فروری کا جو واقعہ ہے، جو غبارہ گرایا گیا ہے، اس میں جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں تھی. خود چائنا نے بھی ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ چائنا کا غبارہ ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور وہ ایک بہت بڑا ایک ڈپلومیٹک، آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑا ایشو، بہت بڑا مسئلہ بن گیا. امریکی وزیر خارجہ کا جو دورہ تھا وہ کینسل ہوا. اس کے بعد جواب در جواب، اور پھر اس میں آپ کی ایک رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو انہوں نے الزام لگائے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں 10 ایسے غبارے خود چائنا کی ایئر اسپیس میں آ چکے ہیں. اور لیکن اس کا اپڈیٹ یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس نے اس الزام کی تردید کر دی ہے باقاعدہ کہ نہیں، ہم نے ایسے کوئی غبارے وہاں پر نہیں بھیجے ہیں. دیکھیے، تو ظاہر ہے کینیڈا ایک سوورن ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی فارن پالیسی اور اس کی جو دوسری جو کئی پالیسیز ہیں، خصوصاً اکانومی بھی بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے یو ایس سے. لیکن بہرحال وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، ایک سوورن اسٹیٹ ہے، اور وہ اپنے معاملات کا جو ان کو اپنے معاملات خود ڈیل کرنے کا، ہینڈل کرنے کا اختیار ہے، اور وہی اس کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن اس میں یہ ابھی میں نہیں سمجھتا کہ خصوصاً خود امریکنز کی طرف سے بھی جو یہ کہا گیا ہے کہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے. ان کو تو خود یہ نہیں معلوم کہ ان کو وہ کہیں کیا، وہ صرف وہ چیزیں کہہ رہے ہیں، جسٹ این آبجیکٹ.
اور یہ جو میں نے جن جنرل صاحب کا نام لیا گلین وین ہرک، انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک وجہ سے ان اشیاء جو جن کو گرایا گیا ہے ان کو چیز کہہ رہے ہیں، آبجیکٹس کہہ رہے ہیں، اس کی ایک خاص وجہ ہے. ایسا نہیں کہ وہ صرف دے آر ناٹ جسٹ یوزنگ ورڈ ٹو ڈسکرائب اٹ، دیر از اے ریزن کہ یہ کیوں اس کو اشیاء یا چیزیں کہا جا رہا ہے یا آبجیکٹس کہا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی خود امریکن اگر پریشر ایسا ہوا ہے کہ جو کینیڈا پہ جو چیز گرائی گئی ہے اس پہ امریکنز ان سے یہ کہیں کہ چائنا کا معاملہ ہے یا چائنا نے بھیجا ہے یا بہت قبل از وقت ہے، اور اگر ایسا کیا امریکہ نے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں بعد میں ان کو پشیمانی کا اور ایک ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑے. تو اس لیے اس میں ابھی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ایسی کوئی آپ چیز بہت جلدی کوئی دیکھیں گے جب تک کہ پوری تحقیقات نہ ہو جائے. اور لگتا ہے کہ کینیڈا بھی ایسا نہیں چاہ رہا ہے کہ اس حوالے سے کوئی جلدی کی جائے، اس لیے اس طرح کے بیانات نہیں آ رہے ہیں جیسے امریکہ سے آ رہے ہیں. اچھا فیض صاحب، ایک اور چیز چینی ترجمان کی اگر ہم بات کر لیں، خاص چائنا کی ہم بات کر لیں، تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے طویل عرصے سے جو اس کے اتحادی ہیں ان سمیت پوری دنیا کے سیاستدانوں کی جاسوسی کرتا ہے، ان کے سیکرٹس چراتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ خود امریکہ کے جو سابق ایجنسی اہلکار رہے ہیں وہ بھی اس بات کا انکشاف کر چکے ہیں. سر فیض الرحمان صاحب، جب ہم جاسوسی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ سب کچھ غیر اخلاقی نہیں بلکہ قانون کے بھی خلاف ہے، لیکن اتنے بڑے مسئلے پر وجہ کیا ہے کہ برطانیہ سمیت جو دیگر اتحادی ہیں وہ ہمیں خاموش دکھائی دیتے ہیں؟ آپسی الزامات کا سلسلہ چائنا اور امریکہ کی جانب سے تو لگا رہتا ہے، لیکن اتحادی کچھ اس میں آگے بڑھ کر نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو امریکہ ہی کا ساتھ دینا ہے تو اس کی نفی کر دی جائے، کیوں نہیں کیا جاتا ایسا؟ دیکھیے، جاسوسی تو اس میں جیسے آپ نے خود فرمایا کہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ ہر ملک کی جاسوسی کرتا ہے. خود ہمارے ریجن میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان، افغانستان اور اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ وہاں ڈرون اڑتے رہتے ہیں اور یا اڑتے رہے ہیں، اور وہ ایک ایک چیز انہوں نے باتوں کی انفارمیشن لی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ گراؤنڈ پر ان کے ہر ملک میں آلموسٹ جاسوس ہیں. لیکن دیکھیے، ایک انٹرنیشنل ایک ڈیکورم میں یا ایک ڈپلومیسی میں یہ ایک ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے، یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ ہر ملک دوسرے ملک کی جاسوسی کرتا ہے، اور اس کے لیے تمام ایجنسیز بھی بنائی گئی ہیں. اور آپ کو یہ بھی، ہمارے ناظرین کو غالباً یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہر سفارت خانے میں ان جاسوسوں کی باقاعدہ تعیناتی کرتا ہے، اور وہ جو میزبان ملک ہے اس کو بتا دیا جاتا ہے سیکرٹلی کہ یہ صاحب جو ہیں وہ سی آئی اے کے ہیں، یا یہ جیسے ہمارے امریکہ میں جو سفارت خانے ہیں مختلف ممالک کے، ان میں باقاعدہ طے شدہ بات ہے کہ کون سے حضرات، خواتین و حضرات کن ایجنسیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے یہ کہنا کہ ایک ملک دوسرے ملک پر جاسوسی کرتا ہے. یہ کرتا ہے اور اس کو ایک انٹرنیشنل ایک ڈیکورم میں اس کا حق حاصل ہے. ہاں، البتہ یہ کہ جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ کیا یہ ایک پیراڈاکس نہیں ہے، ایک تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف تو آپ سب کچھ کرتے ہیں لیکن دوسروں کو جب دوسرے اس طرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر آپ ان کو متون کرتے ہیں، آپ برا بھلا کہتے ہیں. تو دیکھیے، باٹم لائن یہ ہے اسما کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں بھی دوسری جو ہماری جو معاملات ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو زیادہ پاورفل پارٹی ہوتی ہے اس کا ہمیشہ وزن ان معاملات میں زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے وزن کو ایکسرسائز کی بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ امریکہ بہرحال ایک سپر پاور ہے، ابھی بھی چائنا سے بہت آگے ہے مختلف معاملات میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ چائنا از ٹرائنگ ٹو کیچ اپ، لیکن ابھی بھی معاملات جو ہیں وہ ویسے نہیں ہیں جیسے کہ چائنا کے حوالے سے ہم لوگ سمجھتے ہیں. ابھی چائنا بہت پیچھے ہے اس معاملات میں. تو امریکہ اپنا اثر ضرور دکھا رہا ہے، اور اس کی ایک کھلی پالیسی ہے، باقاعدہ وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر لکھا گیا ہے کہ ان کا اصل جو دشمن ہے اس وقت وہ چائنا ہے، اور وہ چائنا کو ہر طرح سے کنٹین کرنا چاہتے ہیں. اور یہ آپ یہ دیکھیے کہ خود ہمارے ریجن کو تو آپ خیر چھوڑیے، جانے دیجیے، ہم کو تو معلوم ہے ہم اور آپ روز اس کو بھگتتے ہیں، چائنا اور امریکہ کی جو معاملات ہیں پاکستان میں. لیکن افریقہ میں بھی اب یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو چائنا کی جو پیش قدمی ہے یا وہاں جو ان کا انفلوئنس ہے، اب باقاعدہ وائٹ ہاؤس نے اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کی ہے. صدر بائیڈن اب وہاں دورہ کرنے والے ہیں، وہاں پر کانفرنسز ایسی کی جا رہی ہیں. تو دنیا کے ہر ریجن میں باقاعدہ چائنا کو کنٹین کیا جا رہا ہے، اور یہ کھلی ان کی جنگ ہے. لیکن کھلی سے مراد یہ کہ اس کو سرد جنگ کہنا چاہیے. ابھی کھل کر کوئی ایسی باقاعدہ ایک دوسری سرد جنگ ہے
जिसमें जो हमारी नस्ल के जनरेशन के लोग एक दोबारा एक और सर्द जंग को अपने सामने होता हुआ देख रहे हैं। और इसका नुकसान जो है वो भी हम ही जैसे लोग, हम ही जैसे ममालिक जो हैं वो इस वक्त ज़्यादा भुगत रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि दोनों ममालिक अपनी अपनी मीशतों के लिए भी एक बड़ा बोझ भी बना चुके हैं सारे मामले को, और इसके नुकसानात भी उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैज़ुर रहमान सर, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं वाशिंगटन से, हमारी रिक्वेस्ट पर हमेशा टाइम निकालते हैं। बहुत शुक्रिया सर आज भी आपके वक्त निकालने के लिए और आपके तज्ज़िये के लिए। अच्छा जी, प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे, भूले नहीं हैं अभी हम यकीनी तौर पर तुर्की और शाम में तबाही फैलाने वाले ज़लज़ले को, जिसे एक हफ़्ता गुजर चुका है और हर गुजरते लम्हे के साथ मलबे में किसी के ज़िंदा होने की उम्मीदें जो हैं वो कम होती जा रही हैं। तुर्की में 24 घंटे रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। तुर्की में हज़ारों अफराद भारी मशीनरी और रेस्क्यू के काम में मसरूफ़ हैं, तो वहीं शाम में सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स है। खाना जंगी की वजह से तबाहाल इस मुल्क में रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया है। इस मुश्किल सूरत हाल में शाम की इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले इदारे वाइट हेलमेट आज़म की एक तस्वीर अब न दिखाई देते हैं। इस तंजीम का कहना यह है कि वो उस वक्त तक काम जारी रखेंगे जब तक मलबे के नीचे से आखिरी शख्स को निकाल नहीं लिया जाता। इस वक्त भी जदीद मशीनरी नहीं है और इसी बायस कई इलाकों में बेलचों और हाथों की मदद से मलबे के नीचे दबे अफराद को निकाला जा रहा है। नाज़रीन, अब तक इस कुदरती आफत के नतीजे में तुर्की की अगर बात करूँ तो वहाँ 31,000 से ज़ायद, जबकि शाम में 4,500 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अच्छा, शाम में जो आपको लग रहा होगा कि तुर्की के मुकाबले में नुकसान ज़्यादा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी वजाहत अभी कर दूँ और थोड़ा सा इस बात का ख़दशा भी है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा है भी, लेकिन ज़ाहिर है कि मलबे के नीचे से लोगों को जब निकालने का काम ही रोक दिया गया है, तो फिर अगर डेड बॉडीज़ हैं या कुछ लोग ज़िंदा हैं, ज़ख्मी हैं, तो फिर उनकी तादाद कैसे पता चल सकती है, ये एक बड़ा इशू है। अच्छा नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़बरदार ये किया है इन दोनों मुल्कों के हवाले से कि यहाँ मरने वालों की तादाद 50,000 तक पहुँच सकती है। नाज़रीन, तुर्की में कुछ मनाज़िर भी आपको दिखाएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन की तरह इमदादी सरगर्मियाँ भी तेज़ी से जारी हैं। पाकिस्तानी फ़ौज भी इस सिलसिले में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। लेकिन नाज़रीन, शाम में ज़लज़ले से मुतासर होने वाले इलाकों में बहुत कम इमदाद पहुँच रही है। शाम में तवील अरसे से जारी लड़ाई की वजह से मुल्क के बड़े हिस्से में स्कूल, अस्पताल और घर पहले से ही तबाह थे। मेडिकल स्टाफ समेत दीगर जो अहम शोबे हैं उनमें अफराद और मशीनरी की किल्लत रहती है। अब आप ज़रा ये सोचें कि जब ज़लज़ले जैसी आफत यहाँ पर आई तो अब सूरत हाल क्या होगी, जब नॉर्मल हालात में यहाँ पर लोगों को डॉक्टर मुयस्सर नहीं आते हैं। अमेरिका अलबत्ता ये बारहा कह चुका है कि शामी हुकूमत पर पाबंदियाँ इमदाद में रुकावट नहीं है, लेकिन फिर क्यों इस मुल्क के आवाम को हमेशा की तरह बेआसरा छोड़ा गया है? आज हमने ये खोज लगाने की कोशिश की है। हमारी रिसर्चर्स की टीम ने इस पर एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है कि क्यों तुर्की के अंदर तो हमें इमदादी कार्रवाइयाँ बहुत हद तक होती हुई दिखाई दे रही हैं, जितना भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन शाम को इग्नोर क्यों किया जा रहा है बहुत सारे ममालिक की जानिब से। इस पर आज आपको रिपोर्ट दिखा रहा है। तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़िलज़ले के बाद 8वें रोज भी तबाहाल इमारतों का मलबा हटाने का काम जारी है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक तुर्की में तेजी से रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि जिंदा अफराद को निकालने का काम जल्द अज जल्द किया जा सके। तुर्की के जनूबी सूबे गाजी अंतीब में सर्च ऑपरेशन के दौरान 40 साल खातून साइबल काया को रेस्क्यू किया है। तुर्क शहर अदा यमन में 178 घंटे बाद 6 साल बच्ची को जिंदा निकाला गया। सर्च टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं क्योंकि माहिरीन ने खबरदार किया है कि हर गुजरते दिन के साथ मलबे में से लोगों को जिंदा निकालने की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की में 31,500 से ज्यादा और शाम में 4,500 से ज्यादा अफराद लुकमा अजल बने हैं। आलमी दायरा सेहत के मुताबिक दोनों मुल्कों में 2 करोड़ 60 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। मुतासिरीन के लिए 4 करोड़ 28 लाख डॉलर की फौरी इमदाद की अपील की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खदशा ज़ाहिर किया है कि तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात की तादाद दुगना हो सकती है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतालबा किया है कि सलामती कौंसिल तुर्की और शाम के दरमियान सरहद पार इमदादी मराकज़ खोलने की इजाज़त दे। तुर्क हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले से 84 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जो तुर्की की GDP का तकरीबन 10% है। तुर्किश इंटरप्राइज एंड बिजनेस कन्फेडरेशन के मुताबिक बजट खसारा 2023 में GDP के 5.4% तक बढ़ जाएगा।
मुतासरा इलाकों में पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्क इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। पाक फौज के दस्तों ने तुर्की में अब तक 70 जगहों पर ऑपरेशन किए हैं। 14 जगहों पर सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 17 लाशें ढूंढकर वुरसा के हवाले की गईं, जबकि 8 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अस्सानी ने तुर्की का दौरा किया और सदर रजब तय्यिब एर्दोगान से मुलाकात की। उन्होंने ज़लज़ले से होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार किया। अमीर कतर ने मुश्किल इस घड़ी में तुर्की को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के दौरान तैयार किए गए 10,000 मोबाइल घर तुर्की और शाम के ज़लज़ले मुतासिरीन को देने का ऐलान किया है। तुर्की हुकाम के मुताबिक ज़िलज़ले के बाद से अब तक 2000 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स आए हैं, जबकि तुर्क वजारत इंसाफ ने नाकिस तामीरात में मुलव्विस अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए 12 अफराद को हिरासत में ले लिया है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की के अवाम से इजहार यकजहती के लिए तुर्क सफारत खाने का दौरा भी किया और पाकिस्तान में तैनात तुर्की की सफीर से मुलाकात की और तुर्की में आने वाले हौलनाक ज़लज़ले के नतीजे में होने वाले जानी और माली नुकसान पर रंजो गम का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान भेजा जा रहा है, जिसमें अशियाए खुर्दनोश, गर्म कपड़े और कंबल शामिल हैं। ज़लज़ला मुतासिरीन की बहाली तक इमदाद जारी रखी जाएगी। I spoke to my brother President Tayyip Erdogan on the day this earthquake struck Turkey, and I have conveyed the feelings of the people of Pakistan to him, and I've assured him that in this hour of grief, the entire nation of Pakistan are standing by our Turkish brothers and sisters. तुर्क सफीर ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सफारत खाना दौरे करने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तुर्की पाकिस्तान की इमदादी सरगर्मियों को कदर की निगाह से देखता है। तुर्की में हजारों अफराद भारी मशीनरी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है, तो वहीं शाम के इस हिस्से में जहां बागियों का राज है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। कई इलाकों में इमदादी टीमों का कहना है कि इनके पास सेंसर्स और जदीद सर्च आलात की कमी है, जिसकी वजह से वो सिर्फ बेलचों या हाथों से मलबे में खुदाई कर रहे हैं। रूस की वजारत बराए इमरजेंसी उमूर के नायब सरबराह ने शाम में ज़लज़ले के बाद मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों की तकमील का ऐलान करते हुए कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है, जबकि इंसानी इमदाद की फराहमी का काम जारी है। जबकि शाम की इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले इदारे वाइट हेलमेट का कहना है कि वो इस वक्त तक काम जारी रखेंगे जब तक हम मलबे के नीचे से आखिरी शख्स को नहीं निकाल लेते। दूसरी तरफ अब तक शाम में पहुंचने वाले बैनुल अक़वामी मदद बहुत कम है। शामी आवाम का कहना है कि इतने बड़े इंसानी अलमियर पर भी मदद का न भेजना आलमी बिरादरी की बेहिसी का सबूत है। नाज़रीन, तुर्की और शाम में मज़ीद ज़लज़लों का खौफ भी है। हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी तक यहाँ पर सो नहीं पा रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के शुमाली इलाके नॉर्थलैंड के रिहायशियों को भी आज रात सुकून की नींद नसीब नहीं होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफ़ान इस इलाके का रुख करने वाला है। गैब्रियल नामी इस तूफ़ान के बायस न्यूजीलैंड के कई शुमाली इलाकों में तेज़ हवाओं और बारिशों का सिलसिला है। हज़ारों लोग बिजली से महरूम हैं और लोग अपने घर खाली करके महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं। ऑकलैंड एयरपोर्ट से 500 से ज़ायद अंदरूनी और बैरूनी मुल्क फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। हज़ारों मुसाफिर मुतासर हो रहे हैं। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म भी फ़्लाइट कैंसिल होने के बायस एयरपोर्ट फंसने वालों में शामिल थे। नाज़रीन, ऑकलैंड समेत दीगर शुमाली इलाकों में गुज़श्ता माह के आखिर से रिकॉर्ड बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था और सैलाब के बायस 4 अफराद की हलाकत भी हो चुकी है और उसके बाद अब ये नया तूफ़ान यहाँ का रुख करता दिखाई देता है। ऑकलैंड, नॉर्थलैंड समेत 9 इलाकों में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है, जबकि कौमी इमरजेंसी लगाने पर भी गौर किया जा रहा है। न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने बारिशों और सैलाब तूफ़ान से मुतासर होने वाले अफराद के लिए $7 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद की इमदाद का ऐलान तो किया है, ताकि लोगों को खाना और ज़रूरत का सामान मुहैया किया जा सके, लेकिन सूरत हाल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बिगड़ती हुई देखी जा सकती है। न्यूजीलैंड में सूरत हाल किस हद तक ख़राब हो चुकी है, कब तक ख़राब रहेगी, यहाँ पर इंतज़ामिया क्या कुछ करती दिखाई देती है, सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में। न्यूजीलैंड में गैब्रियल नामी तूफान मुल्क के शुमाली इलाकों के लिए खतरा बन गया।
मुल्क के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड और आसपास के रिहायशियों को खबरदार किया गया है कि तेज हवाएं और शदीद बारिशों के नए सिलसिले के लिए तैयार रहें। रिपोर्ट्स के मुताबिक गैब्रियल नामी तूफान आज नॉर्थलैंड के इलाके से टकराएगा, जहां तेज बारिशों और तेज हवाओं के बायस घरों पर दरख्त गिरने से चंद वाकयात पेश आए हैं। इमरजेंसी हुक्काम को मदद के लिए 100 से जायद कॉल्स मौसूल हो चुकी हैं। हुक्काम की जानिब से आवाम को घरों से जल्द अज जल्द इनखला का हुक्म दिया गया है। न्यूजीलैंड में समंदरी तूफान के बायस 46,000 रिहायशियों की बिजली मुअत्तल हो चुकी है। ऑकलैंड शहर से तमाम अंदरूनी मुल्क और बाज गैर मुल्की परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। 500 से जायद परवाजें कैंसिल होने से 10,000 के करीब मुसाफिर मुतासिर हुए हैं। न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस हिपकंस भी परवाजें मुअत्तल होने वाले मुतासरीन में शामिल हैं। न्यूजीलैंड की वेदर सर्विस ने खबरदार किया है कि सूरत हाल बेहतर होने से पहले मजीद बदतर होगी। आवाम को इसके लिए तैयार रहना होगा। न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस हिपकंस ने मुल्क के शुमाली इलाके के रिहायशियों को समुद्री तूफान के पेश नज़र खबरदार किया है। रिकॉर्ड बारिशों, सैलाब और इससे होने वाले नुकसानात का मदावा करने के लिए मुल्क के वजीर आजम ने 7.24 मिलियन अमरीकी डॉलर के इमदादी पैकेज का ऐलान भी किया है, ताकि कम्युनिटी ग्रुप्स फूड बैंक्स के जरिए सैलाब और तूफान से मुतासर होने वाले अफराद की मदद की जा सके। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तूफान एक ऐसे वक्त में आया है जब हालिया दिनों ऑकलैंड में रिकॉर्ड बारिशों और सैलाब के बाद 4 अफराद हलाक हो गए थे। 27 जनवरी से ऑकलैंड में इमरजेंसी नाफिज है, जबकि मजमूई तौर पर इस वक्त 9 शुमाली इलाकों में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। न्यूजीलैंड के इमरजेंसी मैनेजमेंट के वजीर कैरन मैकएनल्टी का कहना है कि हुकूमत कौमी इमरजेंसी नाफिज करने पर भी गौर कर रही है। अगर ऐसा किया गया तो मुल्क की तारीख में तीसरी मरतबा कौमी हंगामी हालत का ऐलान किया जा सकता है। और प्रोग्राम में अब हम बात करने जा रहे हैं अफ्रीका के एक ऐसे मुल्क की जिसने अमेरिका के साथ मिलकर शिदत पसंदी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। नाज़रीन, ये मुल्क है सोमालिया, जहाँ रवां साल की चौथी मुश्तरका कार्रवाई में अल-शबाब नामी शिदत पसंद तंजीम के 12 जंगजू मारे गए हैं। अल-शबाब नामी ये शिदत पसंद तंजीम, जिसका हम अक्सर अपने प्रोग्राम में जिक्र करते रहते हैं, 2006 के बाद से इस तंजीम ने मुल्क की हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर रखा है। नाज़रीन, इस ग्रुप से आवाम की जान, माल, इज़्ज़तें कुछ भी महफूज नहीं है। गुज़श्ता साल सोमालिया के सदर का ओहदा संभालने वाले हसन शेख मोहम्मद ने अहद किया था कि वो अपने मुल्क से अल-शबाब का खात्मा कर देंगे, लेकिन हालिया महीनों में उन्हें खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकी है। शिदत पसंदों के हमले कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि गुज़श्ता माह सोमालिया ने अपने पड़ोसी ममालिक से भी इस तंजीम के खात्मे के लिए मदद मांगी थी। नाज़रीन, अमेरिका के साथ मुश्तरका कार्रवाइयाँ भी इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। खुश्क साली, भूख के शदीद बहरान से इस मुल्क के अवाम पहले ही नहायत बुरी हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ हर 1 मिनट में एक बच्चा अस्पताल में ग़िज़ाई किल्लत की वजह से दाखिल हो रहा है। ऐसे में अल-शबाब नामी शिदत पसंद तंजीम के दारुल हुकूमत समेत जो दीगर इलाके हैं, वहाँ हमले एक बार फिर तेज़ होने से आवाम में खौफ मज़ीद बढ़ गया है। सोमालिया में इस्तेहकाम लाने के लिए नहायत ज़रूरी है नाज़रीन कि शिदत पसंदी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, और इस वक्त वहाँ की हुकूमत कोशिश भी कर रही है कि ऐसा मुमकिन हो सके, लेकिन सूरत हाल काबू में नहीं आ रही है। नाज़रीन, सोमालिया में अल-शबाब के खात्मे के लिए हाल ही में क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं, इस पर आज हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। सोमालिया में शिद्दत पसंद तंजीम अल-शबाब के शिद्दत पसंदों के ठिकाने पर अमरीकी फिजाई हमले में 12 जंगजू मारे गए। अफ्रीकॉम के नाम से जाने जाने वाली अमरीकी अफ्रीकी कमांडर ने एक बयान में कहा कि ये हमला सोमालिया की विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर किया गया। हमले में सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशो के शुमाल मशरिक में तकरीबन 472 किलोमीटर दूर के एक इलाके को निशाना बनाया गया, जहां शहरी आबादी न होने के बराबर है। सोमाली नेशनल फौज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद तहलील ने सरकारी मीडिया को बताया कि इस इलाके में अस्करियत पसंद खंदके बनाकर सोमाली हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि सोमाली फोर्सेस के साथ फाइट के दौरान ही अस्करियत पसंदों को फिजाई हमले का निशाना बनाया गया। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका इन मुताद्दिद ममालिक में से एक है जो सोमालिया की विफाकी हुकूमत को
इंसानी इमदाद, इस्तेकाम की कोशिशों, इक्तिसादी तरक्की और फौजी इमदाद फराहम कर रहा है। एफ्रीकॉम के कमांडर जनरल माइकल लिंगली ने कहा, अमरीकी अफ्रीका कमांड दहशत गर्दी के खतरात से निपटने के लिए सोमाली हुकूमत को मदद फराहम करती है, लेकिन हम वहाँ अमरीकी कोशिशों का सिर्फ एक हिस्सा हैं। हमारे महकमा खारजा और अमरीकी एजेंसी बराए बैनुल अक़वामी तरक्की के साथियों के पास ऐसे प्रोग्राम हैं जो तालीम और तरबियत के जरिए सोमालिया की मदद करते हैं। शिद्दत पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अलावा ज़राई तरक्की को फ़रोग़ देने, मार्केटों और तिजारत को बेहतर बनाने और जमहूरियत और गुड गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए भी अमरीका सोमालिया का साथ देता रहेगा। सोमालिया के दूर दराज इलाके में अमरीकी फ़िज़ाई हमला एक ऐसे वक्त में किया गया है जब सोमाली हुकूमत की जानिब से जुमे के रोज़ एक ऑपरेशन में 117 शिद्दत पसंदों को हलाक करने का दावा भी किया जा रहा है। हुकाम का कहना है कि गालमुंडोग के इलाके में सोमाली नेशनल आर्मी और बैनुल अक़वामी पार्टनर्स की मदद से ये ऑपरेशन किया गया। आलमी खबर एजेंसी रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमालिया को तवील अरसे से दहशत गर्दी के चैलेंज का सामना है। अश-शबाब नामी दहशतगर्द तंजीम ने सोमालिया की आवाम में खौफ की फिजा पैदा कर रखी है। अश-शबाब का पेशराव तो 1990 में तश्कील दिया गया था, लेकिन सोमालिया में अश-शबाब की कार्रवाइयां 2006 के बाद बड़े पैमाने पर शुरू की गईं, जब इस ग्रुप ने हुकूमत को गैर शरई करार देकर बगावत का ऐलान किया था। गुज़िश्ता 17 सालों से इस ग्रुप की हुकूमत के साथ लड़ाई जारी है। दहशतगर्द कार्रवाइयों में हजारों अवाम मारे जा चुके हैं। अश-शबाब की दहशत की वजह से लाखों अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। मई 2022 में सोमालिया के सदर हसन शेख मोहम्मद ने ओहदा संभालने के बाद दहशत गर्दों के खिलाफ ऐलान जंग किया था, जिसके बाद मुल्क गिर कई ऑपरेशन किए गए। दहशत गर्दों की जानिब से भी हुकूमती इक़दामात का जवाब मजीद हमलों की सूरत में दिया जाता रहा। अश-शबाब के खिलाफ खातिर खा कामयाबी न मिलने पर गुज़िश्ता माह सोमालिया ने अपने हमसाया ममालिक से भी मदद मांगने के सिलसिले में इलाकाई सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। बढ़ती दहशत गर्दी के अलावा सोमालिया में गुज़िश्ता 40 साल की शदीद तरीन खुशहाली की वजह से मुल्क में भूख का बहरान बढ़ता चला जा रहा है। 1 करोड़ 70 लाख के करीब आबादी वाले इस मुल्क के 80 लाख अफराद खुशहाली से शदीद मुतासिर हैं। सोमालिया के हवाले से ये खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के लिए प्रोग्राम में इतना ही। कल हमारी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। हॉलैंड के शहरों में आबादी में इजाफे और साइकिल सवारों की पार्किंग में कमी की वजह से अब मुल्क के सबसे बड़े शहर एम्स्टर्डम में मुल्क की सबसे बड़ी साइकिल पार्किंग की तामीर जारी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये पार्किंग दरहकीकत ज़ेरे आब कायम करने का मंसूबा है। एम्स्टर्डम में कायम इस तामीराती अजूबे की एक शाख ओपन हेवन फ्रंट के नीचे बनाई जाएगी, जबकि दूसरी पार्किंग भी इसी दरिया पर तामीर होगी। यहाँ एक वक्त में 7,000 साइकिल्स रखी जा सकती हैं। इस मंसूबे पर सन 2019 में तामीराती काम का आगाज हुआ था और अब तकमील के करीब है। जनूबी अमरीकी मुल्क चिली की एक खातून एंटार्क्टिका के यखबस्ता समंदर में 2.5 किलोमीटर के फासले तक तैरने वाली पहली इंसान बन गई हैं। 37 साला बारबरा बर्नांडस ने 2.2 डिग्री सेल्सियस के दर्जा हरारत में 45 मिनट और 50 सेकंडों में तैराकी करके ये रिकॉर्ड बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ के बर्फीले पानियों में लोग पहले भी तैराकी कर चुके हैं, लेकिन खातून ने सबसे तवील सफर किया है। बारबरा इस कारनामे से कबल समंदर में तैरकर तेजी से 1 मील का फासला उबूर करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। इंडियन दुल्हन शादी के दिन इम्तहान देने पहुंच गई। शादी के जोड़े में जब तालिबा कमरा इम्तहान में दाखिल हुई तो उनके दोस्तों और क्लास फेलोज ने नारों से उनका इस्तकबाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्री लक्ष्मी अनिल नामी दुल्हन रियासत केराला की रिहायशी हैं और फिजियोथेरेपी की तालिबा हैं। मेडिकल तालिबा की शादी के जोड़े में इम्तहान देने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लोग तालिबा की जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका में अपसाइड डाउन के नाम से नौजवानों का एक ग्रोह लावारिस और पुरअसरार समझी जाने वाली इमारतों में भूतों को तलाश करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इस काम के लिए ये लोग इंफ्रारेड कैमरे, मोशन और हीट डिटेक्टर्स, रेडियोज और खुद तैयार करदा ऐप भी इस्तेमाल करते हैं। 5 मर्द और 2 खवातीन पर मुश्तमिल इस ग्रुप की तश्कील 2 साल पहले की गई थी, जिसका मकसद ये साबित करना है कि भूत हकीकी हैं।
ग्रुप का कहना है कि इस दौर में लोगों को ये यकीन दिलाना मुश्किल है कि भूत वाकई में इस दुनिया में मौजूद हैं। इसलिए हम बेहतरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये साबित करना चाहते हैं कि भूत प्रीत एक हकीकत है। दुनिया भर में 14 फरवरी प्यार के इजहार के दिन के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन भारतीय एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने शहरियों से अपील की है कि वो रवां साल 14 फरवरी गाय को गले लगाने के दिन के तौर पर मनाएं। भारतीय एनिमल वेलफेयर बोर्ड के मुताबिक गाय भारत की सकाफत और देही मईशत का हिस्सा है, जबकि इस दिन को मनाने का मकसद अवाम में गाय की अहमियत को उजागर करना है। सोशल मीडिया पर भारतीय एनिमल वेलफेयर बोर्ड की इस अपील के खूब चर्चे हो रहे हैं। सारिफीन की जानिब से खूब तनकीद के बाद भारतीय एनिमल वेलफेयर बोर्ड को अपनी अपील भी वापस लेनी पड़ी है।